मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर दून मेडिकल कॉलेज में लागू हुई डिजिटल आभा आईडी प्रणाली हो रही वरदान साबित। गुमशुदा युवक की हत्या के मामले का खुलासा, एक टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया गया। 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा। 2 लाख से अधिक छात्र छात्राएं आजमाएंगे किस्मत। हरिद्वार जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, मिला अजीबोगरीब संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर दून मेडिकल कॉलेज में लागू हुई डिजिटल आभा आईडी प्रणाली मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे अब लंबी लाइनों का झंझट खत्म हो गया है, क्योंकि मरीज घर बैठे आभा ऐप से ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण कर सकते हैं। इस डिजिटल व्यवस्था से न केवल समय की बचत हो रही है, बल्कि मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड भी सुरक्षित है। साथ ही दूर दराज से आने वाले लोगों और बुजुर्गों के लिए ये सेवा बेहद सुगम और असरदार साबित हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है संगीता बड़ोला, मैं आरागढ़ से हूँ। ये जो आभा ऐप है ना, ये बहुत अच्छा ऐप है। यहाँ दून मेडिकल स्टोर ये लॉन्च हुआ है, जब से मैं खुद ही इसको ऐप को यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। इससे मैंने घर बैठे रजिस्ट्रेशन किया और मुझे लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। मेरा उपचार भी जल्दी हो जाता है और बहुत सारा फ़ायदा भी होता है इससे। यहाँ घर बैठे मैंने रजिस्ट्रेशन करके अपना वो किया, नंबर लगवाया और मेरे को टोकन मिल के मैंने अपना दिखा दिया। और जिसके लिए मैं धामी सरकार, स्वास्थ्य विभाग और दून मेडिकल कॉलेज का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, आभा आईडी सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिसके थ्रू हमारा मेडिकल जो भी हमारा हिस्ट्री है उसको हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। उसका पहला स्टेप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। हमारे यहाँ ओपीडी काफ़ी ज़्यादा जाती है, गर्मियों के वक्त वो करीब 3000 तक पर डे की चली जाती है। तो भीड़ और रजिस्ट्रेशन में देरी को कम करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो रहा है। मरीज घर से ही बैठ के अपना रजिस्ट्रेशन बना सकता है, टोकन लेके यहाँ पे उसकी प्रिंट आउट लेके अपना दिखा सकता है। ये काफ़ी कारगर साबित हुई है हमारी भीड़ को कम करने के लिए। अभी 60 से 70% लोग आभा आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें स्विचेबल हो जाएंगे। चाहूँगा कि जो लोग अपना आभा आईडी नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका ट्रीटमेंट डिले हो रहा है या उनको बाद में देखने का कोई व्यवस्था है। वो रूटीन जैसा पहले हो रहा था, वो व्यवस्था भी ऑफलाइन वाली भी साथ साथ चलती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का निर्माण अब अपने अंतिम चरण पे है, जिसके लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी प्रगति की समीक्षा की है। आपको बता दें, सैन्य मामलों के विशेषज्ञ ब्रिगेडियर के.जी. बसेड़ा के सुझावों के बाद धाम को और भव्य बनाने के लिए विभाग की एक टीम आज दिल्ली दौरे पर है। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे और जल्द ही इस प्रेरणादायक सैन्य धाम का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। बनकर तैयार हो गया है। कल मैंने उसकी अंतिम बैठक ली थी और आज हमारी एक टीम दिल्ली जा रखी है, क्योंकि बीच में जो सैन्य धाम मामलों के विशेषज्ञ हैं ब्रिगेडियर बसेड़ा यहाँ पर आए थे। उन्होंने कुछ और चीजें उसमें जोड़ने के लिए कहा था और आज हमारे रिसाले से निधि और हमारे जो कार्यदायी संस्था के लोग हैं दिल्ली गए हुए हैं। आने के बाद जो कुछ पॉइंट्स जो नोटाए थे उनको पूरा करने के बाद और शीघ्र ही उसका लोकार्पण किया जाएगा। यहाँ की वीर माताओं को, वीर नारियों को, यहाँ की जनता को समर्पित किया जाएगा। देहरादून की वसंत विहार पुलिस ने 9 फरवरी से लापता युवक दिगंबर धीमान की हत्या का चौंकाने वाला खुलासा किया है। एसएसपी के निर्देश में हुई इस कार्रवाई में अब पुलिस ने एक टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि शराब के नशे में हुए विवाद के दौरान दोस्तों ने ही बेसबॉल बैट से हमला कर दिगंबर की जान ले ली थी और वारदात के बाद शव को कंबल में लपेटकर टैक्सी के जरिए चिड़ियापुर के जंगलों में ले जाकर रेत में दबा दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने चालक की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। दिनांक 11 फरवरी की साय को श्री संतराम धीमान जी, जो कि थाना बरसगांव क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा अपने बेटे दिगंबर धीमान की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 9 फरवरी को उनका बेटा कोर्ट में किसी काम से गया हुआ था और वो वापस नहीं आया। इनकी गुमशुदगी पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और जिनके साथ इनका उठना बैठना था उनसे भी जानकारी की गई।
जानकारी करने में आया कि इनके 2-3 दोस्त जो हमेशा इनके साथ रहते थे और इनके साथ ये नशा वगैरह भी करते थे, तो उनके संबंध में जानकारी की गई और उनका भी घटना वाले दिन से घर पर नहीं होना पाया गया। और जब पुलिस के द्वारा और गहनता से, संवेदनशीलता से इसमें जानकारी की गई, तो पता चला कि 9 तारीख की सायं को इन 2-3 लड़कों का किसी टैक्सी में बाहर जाना ज्ञात हुआ है। जब उस संबंध में जानकारी की गई, टैक्सी चालक का पता किया गया, तो टैक्सी चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर उसे जानकारी की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि जो 2-3 इनके दोस्त थे, उनमें से एक के द्वारा इनको गड्ढा कॉलोनी बुलाया गया था शाम को, और फिर एक बॉडी इनके द्वारा जो है 2-3 दोस्तों के साथ किसी अन्य जनपद में वहाँ पे डिस्पोज कर दी गई थी। पुलिस के द्वारा और जब सख्ताई से इनसे जानकारी की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी को जो है थाना श्यामपुर जनपद हरिद्वार क्षेत्र में इनके द्वारा डिस्पोज किया गया था। इस पर पुलिस की टीम वहाँ रवाना हो गई और बॉडी को वहाँ से रिकवर कर लिया गया है। FSL की यूनिट वहाँ पे भेज दी गई है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी जो 2 या 3 इनके जो अन्य दोषी घटना में शामिल थे, जल्दी ही पुलिस के द्वारा उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। हरिद्वार जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की एक सनसनीखेज धमकी मिली है। रोशनाबाद स्थित कोर्ट के प्रशासनिक कार्यालय में फैक्स और ईमेल के जरिए ये अजीबोगरीब संदेश भेजा गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि धमकी में तमिलनाडु में EWS आरक्षण लागू न करने की मांग की गई है। हालांकि अभी तक पुलिस को इस मामले में औपचारिक शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और पुलिस मामले की गहन तफ्तीश में जुटी हुई है। इसमें हरिद्वार जनपद में भी इस प्रकार का ये थ्रेट आया है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी आया है ये। तो इसमें जो जनपद की BDS टीम है और जो हमारा डॉग स्क्वाड है, एक्सप्लोसिव डॉग स्क्वाड, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस वाला जो डॉग स्क्वाड है, उसके द्वारा माननीय जनपद न्यायालय को पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया गया है और इसमें लगातार अलर्ट मोड में है। पुलिस को अलर्ट किया गया है और जहाँ से ये थ्रेट प्राप्त हुआ है उसमें हमारी जो साइबर यूनिट है कार्रवाई कर रही है और जल्दी हम इस प्रकरण का खुलासा कर देंगे। हाँ जी, ऑलरेडी वहाँ पे हमारा PAC की सुरक्षा जनपद न्यायालय में मौजूद है और उसको ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा ऑडिट कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ और पॉइंट्स पे सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो उसको आज हम ऑडिट करके उसको रिव्यू कर लेंगे। हाँ, ऑलरेडी हमारे जो हर एक जनपद में साइबर यूनिट होती है, हरिद्वार जनपद की साइबर यूनिट है, ये जहाँ से मेल प्राप्त हुआ इस संबंध में जाँच कर रहे हैं और जैसे इसमें प्रगति हुई फिर आपको अवगत कराएंगे। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाओं का बिगुल बज चुका है। इस बार 21 फरवरी से शुरू हो रही इन परीक्षाओं में इस बार 2,15,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा प्रभारी निदेशक डॉक्टर मुकुंद कुमार सती ने साफ कर दिया है कि नकल रोकने के लिए राज्य भर में 1261 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 162 केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में है। 20 तारीख से हमारी जो बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, इसमें लगभग हमारे प्रदेश के जो है 2,15,000 बच्चे पूरे प्रतिभाग इसमें करेंगे, जिसमें से 1,12,000 बच्चे हमारे जो है हाई स्कूल के और शेष बच्चे इसमें इंटरमीडिएट के हैं। साथ ही इसके लिए हमने जो है 1261 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। 1261 परीक्षा केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक हैं, कस्टोडियन हैं, उनके कंस्ट्रक्शन उनकी व्यवस्था कर ली गई है। सारे CO से बातचीत हो चुकी है, सारी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। पेपर्स हमारे जो हैं आ गए हैं, उसकी रखने की व्यवस्था की गई है। बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि डबल लॉक में पेपर जो है डबल लॉक में रखे जाएं और डबल लॉक में पेपर रखने के उपरांत उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और वहाँ के प्रिंसिपल साहब की होगी, वहाँ के कस्टोडियन साहब की होगी। कहीं भी कोई फनबट न होने पाए उसकी पूरी बातें हमने कर दी गई हैं और पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। हम समय से रिजल्ट भी जो है हम निकाल दें। लास्ट ईयर भी हम सबसे पहले हमने रिजल्ट निकाला था, इस बार भी हम पूरे प्रयास करेंगे कि हम रिजल्ट भी समय से निकाल दें। नकल ना हो इसके लिए क्या परिधान रखें? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य स्तर से, मंडल स्तर से, जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से पूरी हमारी उड़न दस्ते हमारे बने हुए हैं और पूरा प्रयास करेंगे। और बच्चों को समझाया गया, बच्चों को मोटिवेट भी किया है, टीचर्स द्वारा भी समझाया गया है कहीं कोई ऐसा काम न करें जिससे कि उनके जिंदगी के साथ कुछ ऐसी बातें हो पाए, और पूरा प्रयास है कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं होने जाएगी। योग नगरी ऋषिकेश एक बार फिर विश्व पटल पर चमकने को तैयार है। GMVN के प्रबंध निदेशक प्रतीक जैन ने घोषणा की है कि 16 और 22 मार्च 2026 तक भव्य इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। आयोजन के तहत ऋषिकेश के गंगा रिजॉर्ट और उसके सामने स्थित गंगा घाट पर होने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के दिग्गज योग गुरु शिरकत करेंगे। देखिए, 2026 वर्ष की अगर बात करें तो एक
और अच्छा काम है जो हम लोग करने जा रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल प्लान्ड है और 16 मार्च से 22 मार्च 2026 को ऑलरेडी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं। और हमारा ऋषिकेश में GMVN का जो फैसिलिटी है गंगा रिजॉर्ट, एक बहुत ही अच्छी जगह है और वहीं पे गंगा रिजॉर्ट के सामने जो पूरा घाट क्षेत्र है उस जगह पे हम लोग ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में अच्छे योग गुरुओं को, योगाचार्य को हम लोग बुलाएं और वहाँ पे जो योगा एंथुजियास्ट हैं, योग सीखने के इच्छुक हैं सभी लोग, उनको हम लोग योगा की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और योगा का एक अच्छा एक्सपोजर दे सकें। हम सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य पूरे विश्व में हमारी एक पहचान है योग की तपोभूमि को लेकर, तो उस पहचान को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उस क्षेत्र में भी हमारा उत्तराखंड राज्य का और विकास करने के लिए और ज़्यादा योग के जो इच्छुक टूरिस्ट हैं उनको हमारे देश में, हमारे ऋषिकेश क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए इस तरह के योगा फेस्टिवल समय समय पर कराना बहुत आवश्यक है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इस योगा फेस्टिवल के माध्यम से भी हम लोग वो मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड सर्कुलेट कर सकें। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची विजिलेंस टीम पर हमले की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बहादुरपुर जट में विद्युत विभाग की कार्रवाई के दौरान सुबह सुबह स्थानीय युवकों ने टीम का विरोध किया और इसके बाद युवकों ने कथित रूप से हमला कर दिया। इस हमले में विजिलेंस टीम को आंशिक क्षति पहुंची है, हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।